हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टीकम चंद। हम बात कर रहे थे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स पेपर सेकंड के सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं पार्ट नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 22 से आगे कंटिन्यू। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास में बोला गया है कि आपको एक आइगन वैल्यू निकालनी है और आपको एक एसएलपी दी हुई है। एसएलपी का मतलब होता है स्टर्म लिविल प्रॉब्लम, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टर्म लिविल प्रॉब्लम जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम डिफाइन करके दी हुई है y डबल डैश प्लस लेमड़ा y इक्वल टू 0, और आपके पास में बाउंड्री कंडीशंस जो है वो भी डिफाइन करके दिया हुआ है। आपको बोला गया है कि इस एसएलपी का आपको क्या करना है, इसका आइगन वैल्यू निकालना है। आइगन वैल्यू होती क्या है, ध्यान से देखो। जो भी आपकी एसएलपी दी हुई है उस एसएलपी के अंदर आपको लेमड़ा डिफाइन करके दिया होगा या लेमड़ा इंट्रोड्यूस करके दिया होगा। इस लेमड़ा की वैल्यू क्या करनी है, आपको निकालनी है, और इस लेमड़ा की वैल्यू जब निकालोगे तो वही आइगन वैल्यू होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जब भी आप लेमड़ा की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो लेमड़ा की जो वैल्यू होती है वो किसके करेस्पॉन्डिंग होती है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग होती है। अगर आपने लेमड़ा की वैल्यू इस तरह से निकाली कि उसका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिवियल है या ट्रिवियल सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग आप लेमड़ा निकालते हो, तो उस केस में वो लेमड़ा उस एसएलपी की आइगन वैल्यू नहीं होगी। आइगन वैल्यू होने के लिए, लेमड़ा के आइगन वैल्यू होने के लिए उस एसएलपी का उस लेमड़ा के करेस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निकालते कैसे हैं, आपके पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में एसएलपी आपको दी हुई है। कल लास्ट लेक्चर में बताया था इसका फुल फॉर्म किस तरह से हम इसको लिखते हैं। और ये आपके पास में बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है। ये बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है, सेपरेटेड होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन होती है। अब ध्यान से देखो, ये सेपरेटेड होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस आपको दी हुई है और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस एसएलपी का आपको आइगन वैल्यू निकालनी है। और इसकी आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, लेमड़ा की वैल्यू को कितना ले लेता हूं, म्यू स्क्वायर। ध्यान देना, यहाँ पे मैं प्लस म्यू स्क्वायर लूंगा। अगर आप लेमड़ा की वैल्यू 0 ले लेते हो तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। इसी तरह से अगर आप लेमड़ा की वैल्यू अगर माइनस म्यू स्क्वायर लेते हो तो भी आप देखते हो कि इसका क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर लेमड़ा की वैल्यू 0 और लेमड़ा की वैल्यू माइनस म्यू स्क्वायर पर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के ही करेस्पॉन्डिंग वो एसएलपी आइगन वैल्यू नहीं रखेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेमड़ा की वैल्यू प्लस म्यू स्क्वायर लेते हैं, प्लस म्यू स्क्वायर यहां पर पुट करते हैं। और ये आपके पास में आपने बीएससी में पढ़ा होगा, कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए। और कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका y इक्वल टू e पावर mx इसका सॉल्यूशन मानते हैं। ज्यादा हम इसमें डीप में नहीं चलते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखने के यहाँ पे m स्क्वायर, ये म्यू स्क्वायर, m की वैल्यू आ गई। जब m की वैल्यू इस तरह से आती है तो आपका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। ये सब आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इक्वेशन आ जाएगी। हर एसएलपी की आइगन वैल्यू निकालने का तरीका यही है, आपको इस फॉर्म में लाना है। अब आपको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराना। बाउंड्री कंडीशन ध्यान से देखिएगा, आपको y ऑफ 0 पर कितने दे रखी है, 0। जैसे यहाँ पर x के वैल्यू 0 रखते हो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया। मीन c1.1 इक्वल टू कितना आ गया, 0। इसका मतलब c1 के वैल्यू कितनी आ गई, 0। जैसे c1 के वैल्यू 0 आती है, यहाँ पे पुट करते हैं तो y ऑफ x अपना कितना बन जाता है, केवल c2 sin म्यू x। अब ध्यान से देखो, ये तो हमने क्या किया, पहली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराया। अब हम बात करते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन की। दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपके पास में दे रखी है, y डैश पाई की वैल्यू कितनी है, 0। मींस x इक्वल टू y पर y डैश x कितना है, 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y डैश x निकाले तो y डैश x कितना होगा, ध्यान से देखो, c2 और sin का डिफरेंशिएशन cos और म्यू बाहर आएगा। मींस c2 म्यू cos म्यू x क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन x की वैल्यू पाई रखेंगे तो कितना आ गया मेरे पास में, c2 म्यू और cos म्यू पाई, और पाई पर कितना है वो 0। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, म्यू तो 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमने लेमड़ा की वैल्यू को बोला कि इस केस में प्लस म्यू स्क्वायर है। जब ऐसा मान रहा हूं तो ऑफकोर्स म्यू 0 नहीं है। अब बात करते हैं c2, या तो फिर c2 0 होगा या फिर cos म्यू पाई होगा, वो 0 होगा। अगर मान लेते हैं आपके पास में c2 भी कितना आता है, 0, c1 आपके पास में ऑलरेडी 0 है। जैसे c2 0 रखोगे, y ऑफ x की वैल्यू कितनी हो गई, 0। मींस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन मिल गया, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया तो इसका मतलब लेमड़ा क्या होगा, आइगन वैल्यू नहीं होगी। और अगर हमें आइगन वैल्यू निकालनी है
तो उसके लिए मुझे इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए मैं मान लूंगा कि C2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जब C2 0 नहीं है तो ऑफकोर्स फिर ये कितना होगा 0, और आपको सबको पता है कि cos 0 तब होता है जब cos थीटा में जो थीटा होता है वो π/2 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। कौन सा मल्टीपल होगा ये भी ध्यान रखना, ऑड मल्टीपल होगा। इवन मल्टीपल पे या तो 0 दे देगा या 1 दे देगा। तो जैसे इसका होगा तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू पाई जो है वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा। मैंने कितना लिया 2n-1, 2n+1 नहीं लेना, ऑप्शन में भी 2n+1 दे रखा है, क्योंकि 2n+1 तो जब लोगे n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका आंसर 3π/2 से स्टार्ट होगा, जबकि cos जो है वो π/2 पे भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2n-1 लेंगे, म्यू इक्वल टू आ गया, लेमड़ा की वैल्यू कितनी है आपके पास में, म्यू स्क्वायर पुट करेंगे, आपके पास में ये आंसर आ गया। ध्यान से देखो, ये लेमड़ा हमने कब निकाला, जब आपके पास में सॉल्यूशन कौन सा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब ये जो लेमड़ा होगा वही क्या बन जाएगी, उसकी आइगन वैल्यू। तो यहाँ पर आइगन वैल्यू कितनी आ गई, 2n-1/2 का होल स्क्वायर। और चेक करो इसको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भी एग्जाम में इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछते हैं, एसएलपी आपको दी हुई हो, आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट करना हो, इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली होता क्या है, हम देखते हैं यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, जब लेमड़ा की वैल्यू 0 लोगे तो y(x) 0 आ गया, मींस ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। किस केस में, लेमड़ा इक्वल टू 0। तो लेमड़ा इक्वल टू 0 उस केस में आइगन वैल्यू नहीं होगी। लेमड़ा की वैल्यू माइनस म्यू स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर माइनस म्यू स्क्वायर रख देना, यहाँ पे सॉल्यूशन आएगा C1e⁻μ x और C2e⁻μ x। उस केस में जब बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कराओगे तो आप देखोगे कि उस केस में भी आपको केवल क्या मिल रहा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है। और जैसे ही ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है उस केस में आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करे, क्योंकि आइगन वैल्यू जो होती है वो हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग ही निकाली जाती है। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपके पास में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपके पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और बोला गया है कि जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपके पास में दी हुई है y² और r माइनस आपके पास में है x² और t इक्वल टू 0। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। सिंपल सी है, हम एक काम करते हैं, एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। ये कौन सी प्रॉब्लम है और इस कौन सी प्रॉब्लम का हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करते हैं, एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीखते हैं, फिर अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ताकि अगर इस बेस पे और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर सको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं सेकंड ऑर्डर की। और जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैं मान रहा हूँ, किस फॉर्म में मान रहा हूँ, सपोज a और ये कितना है uxx। uxx का मतलब आप सबको पता है, uxx को ही हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। uxx का मतलब पार्शियल सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू कितना होता है, x होता है। तो ये हो गया auxx प्लस, इसको मैं कितना लिख दूं, प्लस b और कितना है uxy। ध्यान देना, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि u के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटिन्यूअस है। इस केस में अगर आपके पास में कहीं yx दिया हुआ है तो वो xy के इक्वल हो जाएगा, मींस uxy किसके इक्वल होगा, uyx के। लेकिन ये तभी होता है जब u के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, और हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस है। और प्लस आपके पास में c और उसके साथ में uyy और प्लस d के साथ में ux प्लस e आपके पास में uy और प्लस f और u इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या है, एक जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है सेकंड ऑर्डर की। इस सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें क्या निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी। आप क्या करोगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म में दी हुई है तो आपको इस फॉर्म से क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, a b c की वैल्यू निकालनी। हमें इस d e f की वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, मैं डायरेक्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख रहा हूं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो आपके पास में क्या होती है, ध्यान से देखो, सिंपल सी है। क्या लिखना है, a आपके पास में है, इसके साथ में ये x का है तो यहां पर क्या आएगा y। तो a dy स्क्वायर माइनस कितना होता है b dx और dy और प्लस c के साथ में कितना हो जाएगा d और कितना हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में दे रखी है, इस फॉर्म के लिए ये क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। अब हम एक काम करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, अपने क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पर r का मतलब मैंने बता दिया uxx होता है और t का मतलब कितना होता है uyy। अगर यहाँ पर s होता, उस s का मतलब होता है uxy, आपने जनरल नोटेशन में पढ़ा होगा। हमारे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जो a है, इस a की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर। uxx का कोएफिशिएंट कितना, y स्क्वायर।
बी की बात करें तो बी की वैल्यू कितनी ux/y, क्या यहां पर s आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कितना होगा 0। और सी की बात करें तो uy/y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, t का कोफिशिएंट मींस कितना हो गया -k(x²). जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ध्यान से देखो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a dy², a कितना आपके पास में y², तो कितना हो गया dy², ये कितना हो गया, ऑफ कोर्स ये कितना हो गया -k(0) और dx और कितना हो गया dy। बचा कितना c, और c कितना दिया हुआ -k(x²) और कितना हो गया dx² = 0। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, a² - b², तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये हो गया y dy और माइनस कितना हो गया x और कितना हो गया dx a - b और कितना y और dy और प्लस कितना हो जाएगा x dx = 0। अब ध्यान से देखो, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये 0 और ये 0, तो जब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे इस तरह से, तो पहले आपके पास में इक्वेशन जो है वो आपको क्या देगा, y dy = मैं इसको कितना लिख सकता हूं x और dx, ऐसे को इसी फॉर्म में लिख लो, बेटर रहेगा। और यहां पर जो है वो एक इक्वेशन आपके पास में कितनी हो गई, y dy और प्लस कितना हो गया x dx = कितना हो गया 0। क्या करना है, सिंपल सा दोनों तरफ क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो। जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहां पर देखो कितना आएगा y²/2, यहां कितना आएगा x²/2, और जो कांस्टेंट आप ले रहे हो उसको c1² ले लो। तो यहां से सिंपली कितना बन गया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये हो गया y² और कितना हो गया -x² = कितना हो गया c1 ही ले लो। ये आपके पास में एक इक्वेशन इस फैक्टर के करिस्पॉन्डिंग आ गई। इस फैक्टर के करिस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे तो कितना हो गया, y dy है तो कितना हो जाएगा सेम y², यहां पर कितना हो जाएगा +k(x²), और यहां पर कुछ इस तरह से आप ले लो, ये हो गया c2। ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है आप सबने पढ़ा होगा, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक हाइपरबोला को। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक सर्कल को, जिसका सेंटर कितना है 0,0 और रेडियस कितनी √c2, यहां पर मैं c2 मान के चल रहा हूं पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये हाइपरबोला हो गया, ये सर्कल हो गया। अब अपने ऑप्शन को देखते हैं, हमारे ऑप्शन के अंदर यही बोला गया है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये निकाली, इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया, हाइपरबोला और क्या मिल गया, सर्कल। अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो पहला ही ऑप्शन जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फैमिलीज ऑफ सर्कल्स एंड हाइपरबोला। फैमिलीज बोला है, इसका मतलब इसलिए क्योंकि c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। c1 की डिफरेंट वैल्यू के लिए मुझे डिफरेंट पैराबोलाज मिलेंगे, लेकिन सारे के सारे पैराबोलाज जो है उसके जो एक्सेस होंगे वो क्या होंगे, आपके पास में कोऑर्डिनेट एक्सेस होंगे। यहाँ पर सारे के सारे जो सर्कल्स मिलेंगे उनका सेंटर क्या होगा 0,0, इसलिए क्या बन जाएगी फैमिली, केवल रेडियस क्या होगी चेंज होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपके पास में, ये हो गया फैमिलीज ऑफ सर्कल एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला एंड सर्कल दोनों एक ही चीज है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये मैंने जनरल फॉर्म लिख दिया है। अब बात करते हैं हम लोग, ये था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 23। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर अगेन आपके पास में एक सिंपल सा रिजल्ट है, और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर बोला गया है कि आपके पास में, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको बोला गया है कि आपके पास में एक प्रॉब्लम है SLP, और उस SLP की आइगन वैल्यू क्या होगी, रियल होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, इमेजिनरी होगी, या नन ऑफ दीज आपका आंसर। सबसे पहले समझते हैं कि SLP होता क्या, हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। SLP का मतलब होता है स्टर्म लिविल प्रॉब्लम, और स्टर्म लिविल प्रॉब्लम जो होता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस फॉर्म में होती है, ये होती है px और yds। yds का मतलब यहाँ पर dy/dx होता है, का होल डेस मींस इसका भी क्या करना, dy/dx करना, इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। px yds का होल डेस प्लस यहाँ पे होता है आपके पास में q ऑफ x प्लस कितना होता है लैम्बडा r ऑफ x, और बाहर कितना होता है y = 0। ये आपके पास में SLP होती है, और आपको बाउंड्री कंडीशंस जो दी होती है, और ध्यान देना यहाँ पर जो x होता है वो a से b के बीच में डिफाइंड है, ठीक है ना। ये सारे फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल a, b पर क्या है, डिफाइंड है। साथ ही साथ यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस जो है वो बाउंड्री कंडीशंस किस फॉर्म में है, पहले a पे बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं, तो मान लेते हैं a1 और y ऑफ a, और प्लस कितना होगा a2 y' a = 0। दूसरा आपके पास में b1 कांस्टेंट मान लो, और कितना हो गया y और b पर कंडीशंस निकालेंगे, और कितना हो गया b2 और कितना हो गया y' b = 0। ये जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, इन बाउंड्री कंडीशंस के अंदर यहाँ पर मॉड a1 प्लस मॉड a2 जो है नॉट इक्वल टू 0, एंड मॉड b1 एंड प्लस मॉड b2 जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट के अंदर
कि ये जो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास में है वो कैसी है, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है, सेपरेटेड बाउंड्री कंडीशंस है, जहां पर ध्यान देना है एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो A1 बात करें, A2 की बात करें, B1 की बात करें, B2 की बात करें, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान देनी है, तो पहले तो आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम इस फॉर्म में लिखी हुई तो वो क्या होगी, आपके पास में एसएलपी होगी। एसएलपी के लिए आपके पास में बाउंड्री कंडीशन सेपरेटेड होनी चाहिए। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और अब बात करते हैं इन कॉन्स्टेंट्स की या इन फंक्शंस की। तो यहां पर ध्यान देना, एक और इंपॉर्टेंट चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी, सेकंड यहां पर जो होता है आपके पास में p ऑफ x जो होता है, ध्यान देना p ऑफ x क्या होता है, इस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। कंटिन्यूअसली क्या होता है, ये आपके पास में डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। साथ ही साथ एज वेल एज हम बात करें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाकी कौन कौन से बचे, क्यूएक्स और लैम्बडा एक्स, क्यूएक्स एंड आर एक्स, ये क्या होते हैं आपके पास में, ये होते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो px आपके पास में कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, qx और rx आपके पास में कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर px और जो आपके पास में rx है वो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। किस पर, ऑफ कोर्स x कहां है, क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास में कहलाती SLP। और आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, जब लिखते हैं इस पूरे पार्ट को हम कितना मान लेते हैं, L ऑफ y मान लेते हैं, इस लेमडा RX y को उधर ले जाते हैं, मींस L ऑफ y कितना होगा, px y डेज का होल डेज प्लस qx ऑफ y, इसको L ऑफ y मान लेते हैं और इक्वल टू कितना हो गया, L ऑफ y लेमडा RX और y। और यहां पर हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं। इसके दो सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, u और v दो सॉल्यूशन है, तो दो सॉल्यूशन क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा, L ऑफ u इक्वल टू लेमडा आर यू और L ऑफ v इक्वल टू लेमडा आर वी। इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम क्या करते हैं, इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जब इसके आइगन वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि इसके आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती है, रियल होती है। सिंपल सा रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि ऑल आइगन वैल्यूज, ध्यान रखना हमेशा, ऑल आइगन वैल्यूज किसकी, ऑफ SLP। SLP की सारी जो आइगन वैल्यूज होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होती है। अब चेक करते हैं अपने कौन से ऑप्शन के अंदर सारी की सारी रियल दी हुई है, तो दूसरा ऑप्शन, और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ऑप्शन में आपके पास में क्या लिखा हुआ है कि ये क्या होगी, रियल होगी। अब बात करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे जो कुछ आगे के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपके पास में एक लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा यूज जो होगा वो आपने बीएससी में पढ़ा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। उस डिफरेंशियल कैलकुलस का भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से समझिए। क्या क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि द कर्व जॉइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। आप सबको पता है कि x1, y1 और x2, y2 जो पॉइंट्स हैं वो दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां पे होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होंगे। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये y एक्सिस है, ये आपके पास में x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है, x1, y1 और एक पॉइंट मान लेता हूं मैं यहाँ पे b, जो कितना आपके पास में x2, y2। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक कर्व जो इन दो पॉइंट्स को क्या करता है, मिलाता है। या ज्वाइनिंग इस तरह से आपके पास में एक कर्व है और इस कर्व को मैं इस तरह से मान लेता हूं, ठीक है, मार्क करके ठीक है। ये आपके पास में एक कर्व है, सपोज कुछ इस तरह का कर्व है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में द कर्व ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 दैट यील्ड्स ए सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मिनिमम एरिया। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, दो ही वर्ड है, एक तो है सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन और उसका भी एरिया क्या है, मिनिमम दिया हुआ है। तो वो कर्व जो होगा और रिवोल्व अबाउट द एक्सिस, एक्सिस का मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे हम एक्स एक्सिस फिलहाल ले लेते हैं, इसमें कुछ बोला नहीं गया है तो आप एक्स एक्सिस भी ले सकते हो और वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि क्या होगा। अब समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। इस क्वेश्चन में आपके पास में बोला गया है कि आपके पास में एक कर्व है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर इस क्वेश्चन को समझे तो ये दिया हुआ है कि आपके पास में एक कर्व है और वो कर्व जो है वो इन दो पॉइंट्स को मिलाता है। ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाला आपके पास में एक कर्व है। इस कर्व को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। रिवॉल्व करने का मतलब रोटेट करना। जैसे मान लेते हैं मैं अब रोटेट किसके अबाउट करूंगा, क्वेश्चन के अंदर बोला गया रिवॉल्व अबाउट द एक्सिस।
एक्सिस यहाँ पे कौन सी होगी, चाहो तो आप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो और चाहो तो आप वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो। जब मैं इस कर्व को मैं फिलहाल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, जब इस कर्व को मैं एक्स एक्सिस, सपोज मेरे पास में एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कोई कर्व है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको रोटेट करेंगे। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने पे हमारे पास में एक सरफेस बनेगी और उस सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो कितना दिया हुआ, मिनिमम दिया हुआ है। तो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा कि इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला अगर कोई कर्व है और कर्व मान लेते हैं कितना है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो जब इसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर उसका सरफेस एरिया कितना होता है। सरफेस एरिया को मैं फिलहाल डिनोट कर रहा हूं यहाँ पर s से, या आपके पास में s कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया। कहां से कहां आपको रोटेट करना है, x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। x एक्सिस पर आपके पास में जो पॉइंट्स है वो कौन कौन से हैं, x1 और x2, तो लिमिट कितनी हो जाएगी, x1 से लेकर के x2 तक। ध्यान से देखो, ये आपके पास में क्या है, सरफेस एरिया है, और सरफेस एरिया x1 से x2 के बीच में इंटीग्रेशन निकालने का तरीका होता है 2 पाई y और कितना होगा, ds। यहां पर s क्या होता है, ds, s का मतलब होता है यहां पर आर्क लेंथ, यहां से लेकर के जो s होगा इसकी कंप्लीट लेंथ, तो उसको बोलते हैं ds। इसी को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, ये हो गया x1 से लेकर के x2 तक, ये कितना हो गया 2 पाई और कितना हो गया ये y आपके पास में जो कर्व है x1 और y1 और x2 y2 को मिलाने वाला वो। ds को मैं क्या लिख सकता हूं, ds ओवर dx, और इसको मैं कितना लिख सकता हूं, dx। और आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ds ओवर dx का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी x1 टू x2, ये कितना हो गया 2 पाई और y, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का और होल स्क्वायर, और बाहर कितना हो गया dx। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, dy बाई dx को जनरल नोटेशन में हम शॉर्ट नोटेशन में लिखते हैं y डैश, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूं, इसका मतलब s आपके पास में जो आ गया वो कितना हो गया, x1 से लेकर के x2 तक, ये कितना हो गया 2 पाई y और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस और कितना हो गया ये y डैश का स्क्वायर, और कितना हो गया dy। अब ध्यान से देखो हमारे पास में क्या बोला गया, क्वेश्चन को वापस से समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में जब इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसको जब x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो जो आपके पास में सरफेस बनेगी, उस सरफेस का जो एरिया होगा वो एरिया आपके पास में क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसका मतलब हमने एरिया तो कैलकुलेट कर लिया कि जब उसको x एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो एरिया ये आ गया। अब ये एरिया आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि ये एरिया क्या होना चाहिए, आपके पास में मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम का मतलब यहाँ पे यूज करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। आपने डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर किसी फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। जनरली अगर मैं आपको कोई फंक्शन f ऑफ x डिफाइन करके दे दूं, सपोज ये कुछ इस तरह का मान लो, अभी पॉलिनोमियल के फॉर्म में ही मान लो x स्क्वायर प्लस 2x है, और मैं बात करूं कि ये फंक्शन जो होगा आपके पास में, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम और मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालो। तो उसके लिए हम यूज में लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमा आप सबको पता है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट निकालते हैं, वो सारा प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं कि मैक्सिमम मिनिमा निकालना। ये तो आपके पास में कब निकालते हैं, जब आपके पास में सिंपली फंक्शन दिया हो। लेकिन अब अगर आपके पास में कोई फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे दूं, और इंटीग्रेशन के फॉर्म में जब फंक्शन आपको दिया हो और उसका आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो या मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालना हो, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू निकालना हो, तो जब इंटीग्रेशन का आपको या किसी इंटीग्रल का एक्सट्रीमम वैल्यू निकालना हो, तो फाइंडिंग आउट द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ एन इंटीग्रल इज कॉल्ड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ऐसा काम जो है हम किस में करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। अगर आपको सिंपली फंक्शन दिया हो तो ऐसा काम हम डिफरेंशियल कैलकुलस में करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी पढ़ते हैं। यहां पर अगर आपके पास में इंटीग्रेशन के फॉर्म में उसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, तब हम क्या करते हैं, उसकी जो थ्योरी होती है वो पढ़ते हैं किसके अंदर, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर। तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है अब किसकी बन गई, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की बन गई। हमें क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन की एक्सट्रीमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बोला तो मिनिमम वैल्यू जो है वो किससे निकालेंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक आइलर इक्वेशन निकालते हैं और आइलर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन से फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हम क्या करते हैं, मैंने बताया कि आपके पास में अगर कोई इंटीग्रेशन दे रखा है उसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालते हैं, तो किससे निकालते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में निकालते हैं। और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो होगा, उस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइलर इक्वेशन निकालते हैं। अब ध्यान से देखो, आइलर इक्वेशन की बात करते हैं। आइलर इक्वेशन क्या हो, सबसे पहले इंटीग्रेशन की बात करते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अंदर आपके पास में इंटीग्रेशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, सपोज x1 से लेकर के x2 तक आपके पास में अंदर जो फंक्शन होगा वो फंक्शन किस किस का होगा, यहाँ पर फंक्शन में मान लेता हूं फिलहाल हम x y और y डैश की मान लेते हैं और dx।
आपके पास में जो इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, वो इंटीग्रेंट किसका फंक्शन है, एक्स वाई और वाई डेज का फंक्शन है। इस पूरे इंटीग्रेशन के एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके आइलर इक्वेशन निकालते हैं। अब ध्यान से देखो आइलर इक्वेशन होती क्या। आइलर इक्वेशन आपके पास में दो तरह की होती है, मैं यहीं पे बता देता हूं, आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। पहली आपके पास में आइलर इक्वेशन जो होती है, इसको लिखते हैं डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई माइनस कितना हो गया डी ओवर डी एक्स, और कितना होता है डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेज इक्वल टू 0। मींस इस फंक्शन को अभी स्मॉल एफ ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्मॉल एफ लिखा है। ये जो फंक्शन आपके पास में एफ, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पर आपके पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और वापस फंक्शन का एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना होना चाहिए, वाई डेज होना चाहिए। ये आपके पास में आइलर इक्वेशन का पहला फॉर्म। इसी को थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं और आइलर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख देते हैं। किस फॉर्म में, ध्यान से देखो, डी ओवर डी एक्स। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, यहाँ पर कितना होगा एफ माइनस कितना हो जाएगा, ये आपके पास में वाई डेज और डेल्टा एफ ओवर एफ माइनस वाई डेज डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेज, और ये कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, शायद यहाँ पे वाई डेज ही होना चाहिए, होपफुली यही होगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो इसी फॉर्म में डेल्टा एफ माइनस वाई डेज एफ डेल्टा एफ और डेल्टा वाई डेज इतना होगा। अब ध्यान से देखो, ये आपके पास में आइलर इक्वेशंस होती है, आइलर फॉर्म होती है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। अब देखो, या तो इसको यूज कर लो या फिर इसको यूज कर लो। यहाँ पर हमारे पास में जो है एफ इस फॉर्म में दे रखा। देखो एफ जो हमारे पास फंक्शन है किसका है, वाई का है और किसका है, वाई डेज का है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम जो है हमारे पास में, इस पूरे एफ को मैं मान लेता हूं, ये एफ जो आपके पास में है वो कितना हो गया 2 पाई और कितना हो गया वाई और कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं कितना लिख सकता हूं 1 प्लस वाई डेज का स्क्वायर, ये आपके पास में हो गया। अब ध्यान से देखो, जब इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर जो फंक्शन है वो फंक्शन किसका है, एक्स का है, वाई का है और वाई डेज का है। लेकिन इस फंक्शन को मैं अगर देखता हूं तो इस फंक्शन के अंदर मेरे पास में x कहीं पे भी नहीं है। x कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब f जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ कितना है, x है। तो ध्यान दो यहाँ पे f जो है आपके पास में इज इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट आपके पास में किसका है, x का। मतलब इस f के अंदर कहीं पे भी x नहीं आ रहा, और x नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 करेंगे, तो मैं इस आइलर इक्वेशन को यूज करूंगा। इस आइलर इक्वेशन को यूज करते हैं, यहाँ पर इसके वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 0 कर देते हैं और इसको जैसे 0 करेंगे इस आइलर इक्वेशन को लिखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा ही आपके पास फंक्शन बन गया, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा एक्स यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पर जो आइलर इक्वेशन हो गई वो आइलर इक्वेशन कितनी हो गई, आइलर्स इक्वेशन की बात करें तो ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी आपके पास में कितनी हो गई, डी ओवर डी एक्स, और कितना बच गया एफ माइनस, या एफ की जगह यहाँ पे कैपिटल एफ है, माइनस ये कितना हो गया वाई डेज और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेज, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये 0 हो गया और इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये क्वांटिटी जो है वो कितनी हो गई, कांस्टेंट, और इसको मैं जब कांस्टेंट लिखूंगा तो कितना हो गया एफ माइनस वाई डेज, और कितना हो गया डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेज, इसके वैल्यू कितनी आ गई कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं कितना मान ले रहा हूं, 7। अब ध्यान से देखो, सारे वैल्यूज यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये f की वैल्यू आपको दी हुई है, ये कितना हो गया 2 पाई और कितना हो गया y, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डेज का कितना हो गया आपके पास में स्क्वायर, माइनस ये आपके पास में वाई डेज। अब ध्यान से देखो, इसका मुझे क्या करना है, वाई डेज के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 पाई y है तो ये तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट बन जाएगी, और वाई डेज के रिस्पेक्ट में इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 प्लस कितना हो गया वाई डेज का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई इसका करेंगे तो कितना हो गया 2 टाइम्स, और वापस कितना है गया वाई डेज, और इक्वल्स टू कितना है आपके पास में 7। इसको क्या करते हैं, थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो किसके इक्वल आ गया, 7 के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर ये आपके पास में हो गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप एक काम करो, अभी फिलहाल इसको C1 को C ले लो यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पाई भी क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। इस 2 पाई को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके इसको मैं इस तरह से लिख दूं, ये कितना हो गया वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, और कितना हो गया वाई डेज का स्क्वायर, माइनस। ध्यान से देखो, इस 2 पाई को मैंने डिवाइड कर दिया, इस 2 से जो है ये 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
ये आपके पास में कितना बन गया, ये y बन गया, और ये कितना हो गया y डेस का स्क्वायर हो गया अपॉन, ध्यान दो यहाँ पे कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस और कितना हो गया y डेस का स्क्वायर, ये क्वांटिटी बचेगी। यहाँ पर जो आपके पास में बचा c और जो 2 पाई आपने कॉमन लिया उसको मैंने c अपॉन 2 पाई लिख लिया, और c अपॉन 2 पाई को मैं थोड़ी देर के लिए कितना मान लेता हूँ, c1 मान लेता हूँ। हमारा आंसर जो है वो भी c1 के फॉर्म में है और c2 के फॉर्म में। c2 कहां से आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे y डेस आ रहा है, जब y डेस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से c2 आ जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास में y और कितना हो गया 1 प्लस y डेस का स्क्वायर माइनस y और y डेस का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 1 प्लस और y डेस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में c1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो यहां पर कितना हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो गया y और कितना हो गया ये y डेस का स्क्वायर, यहां पर कितना हो गया माइनस के y डेस स्क्वायर, तो y डेस स्क्वायर से तो कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास में कितना बच गया, जस्ट आपके पास में बच गया y अपॉन कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आपके पास में कितना हो गया y डेस स्क्वायर रूट में, और इक्वल टू आपके पास में कितना है c1। हम एक काम करते हैं y डेस की वैल्यू निकालते हैं, y डेस की वैल्यू निकालने में दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया y स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखो ये कितना हो गया c1 स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस कितना हो गया c1 स्क्वायर और कितना हो गया y डेस स्क्वायर। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। ध्यान दो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ y डेस की वैल्यू निकालनी है तो y डेस की वैल्यू में डायरेक्टली निकाल रहा हूं यहां पर y डेस की वैल्यू जब निकालोगे तो ध्यान से देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई यहां पर कितना आएगा आपके पास में, इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में c1 आ जाएगा। y डेस कितना होता है, dy बाई dx होता है, तो इसको हम क्या करेंगे dy बाई dx लिख देंगे, तो dy अगर जब dx लिखेंगे तो dy वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, ये आपके पास में बन गया y स्क्वायर माइनस कितना हो गया c1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं कितना लिख दूं dx अपॉन कितना हो गया c1। जस्ट कुछ नहीं करना, दोनों तरफ अगेन इंटीग्रेट करना। जब इंटीग्रेट करोगे ध्यान से देखो ये इंटीग्रेशन कितना बन गया, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई ए। तो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका इंटीग्रेशन जैसे आप करोगे यहाँ पे कितना बन गया आपके पास में कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स कितना होता है y अपॉन कितना बन जाएगा c1 इक्वल टू, यहां पर इसका इंटीग्रेशन जस्ट कितना हो जाएगा x अपॉन c1 और प्लस आपके पास में कितना आ जाएगा c2। फाइनल टच देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखो यहां पर कितना होगा, जैसे आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते हैं आपके पास में, इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, ये y इक्वल टू ये cos हाइपरबोलिक उस साइड में चले जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास में cos हाइपरबोलिक और कितना बच जाएगा x प्लस ये कितना हो गया c1 c2 अपॉन, ध्यान से देखो यहाँ पर कितना बच जाएगा c1 और बाहर कितना आ गया आपके पास में ये वाला c1। यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए अगर मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितना मान लेता हूं c1 c2 मान लेता हूं, तो y इक्वल टू कितना हो गया c1 और cos हाइपरबोलिक और x प्लस a अपॉन c1। मैच करते हैं किस ऑप्शन में अपने पास में आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास में 25 और क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ध्यान से देखो y इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक x प्लस a अपॉन c1 और a की वैल्यू जहां पर कितनी है ये रही c1 c2। तो ये था इसका प्रॉपर तरीका कैलकुलेट करने का जो आपने देखा होगा y इक्वल टू कितना हो गया c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c या x cos हाइपरबोलिक x किसकी इक्वेशन होती है, कैटेनरी की इक्वेशन होती है। तो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं कि इस फॉर्म में ही दिया हो, आपको इस तरह से भी दे सकता है, सर्कल होगा, साइक्लोइड होगा, कैटेनरी होगा, इक्विली एंगुलर स्पाइरल होगा, तो आपको उस तरह से भी याद होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ये। तो इस क्वेश्चन में हमने दो चीजें देखी। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का यूज करते हैं। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का काम ही है कि अगर इंटीग्रेशन की आपके एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने तो कैसे निकालते हैं। उसके लिए जो हम काम में लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग आइलर इक्वेशन। और आइलर इक्वेशन का मैंने आपको दो फॉर्म बताया, ये केवल और केवल पूरे चैप्टर में आपको ये दो ही फॉर्म याद रखनी होती है, बाकी फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कब, जब आपके पास में जो आपका फंक्शन है वो x, y और y डेस को केवल इन्वॉल्व कर रहा हो। कई बार होगा कि आपका फंक्शन जो है वो हायर जो ऑर्डर डेरिवेटिव्स उनको भी इन्वॉल्व करता है, y डेस को इन्वॉल्व करता है, y डबल डेस को करता है। कई बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है आपके इंटीग्रेशन में, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं वो अलग चीज है। लेकिन जब आपके पास में फंक्शन जो है वो x, y और केवल y डेस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आइलर जो इक्वेशन है, ये जो दो फॉर्म मैंने लिखी थी, यही आपको याद रखनी है। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखो।
क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या बोला गया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 26, और आपको सिंपल सा आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और आई जो है वो आपको डिफाइन करके दिया हुआ, देखो ए से लेकर के बी तक, और आपके पास में एफ ऑफ एक्स और वाई और डी एक्स, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इस इंटीग्रेशन के लिए आइलर इक्वेशन क्या होंगे। अभी भी बताया था मैंने आइलर इक्वेशन लिखने का तरीका, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे, जब मैंने आइलर इक्वेशन का इंटीग्रेशन का फॉर्म लिखा था तो मैंने जो अंदर फंक्शन लिखा था वो फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा था, ये फंक्शन किसका था, एक्स का, वाई का और वाई डेज का। मींस वो फंक्शन क्या कंटेन कर रहा है, एक्स भी कंटेन कर रहा है, वाई भी कंटेन कर रहा है, वाई डेज कंटेन कर रहा है, तब हमने आइलर फॉर्म लिखा था। यहां पर जो आपके पास में आइलर फॉर्म, आपके पास में जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इस इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या दिया हुआ है, यहां पर ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो फंक्शन x और y है, क्या इसके अंदर कोई y डेस आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है इस, ये आपके पास में क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ किसका, वाई डेस का। इसके अंदर कोई भी टर्म जो है वो वाई डेस की नहीं है, और वाई डेस की नहीं है इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास में इस फंक्शन का वाई डेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं आइलर फॉर्म की। मैंने पहली आइलर फॉर्म आपको बताई थी, आइलर्स इक्वेशन या आइलर फॉर्म एक ही बात है। क्या बताई थी, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई माइनस जो पहली वाली थी डी अपॉन कितना, डी एक्स, और कितना होगा डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेस की वैल्यू कितनी है, 0। डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेस कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे 0 हुआ तो आपके पास में आइलर फॉर्म कितना आ गया, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जो आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के अंदर आपके पास में दिया हुआ डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई इक्वल्स टू 0। सिंपल सा था, रिजल्ट यूज करना था आइलर थ्योरम का, लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो फंक्शन है इसके अंदर जो है वो वाई डेस नहीं आ रहा है, वाई डेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, और वाई डेस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई डेस कितना हो जाएगा, 0। इसको आइलर फॉर्म में पुट करना है, हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर। अगेन सेम चीज है, आपके पास में आइलर फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27, लेकिन जो अब आइलर फॉर्म पूछा गया है वो आपके पास में डिपेंड अपॉन द सेकंड डेरिवेटिव। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अब आपके पास में जो आइलर है, अब मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, हालांकि ऐसा कुछ डिफाइन करके नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके पास में क्या है कि वापस आपको आइलर फॉर्म निकालना है, लेकिन एक ऐसे इंटीग्रेशन का निकालना है जिसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन कहां पे डिपेंडेंट है, y डबल डेश, उसके सेकंड डेरिवेटिव को भी क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। मींस किस फॉर्म में देखेगा, x y डेश और कितना है y डबल डेश और dx। अब देखो अभी जो मैंने पहले आपको बताया था उस पहले वाले सीन के अंदर आपके पास में जो आपका फंक्शन था वो केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटेन करता था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटेन करता था, तो मैंने आइलर फॉर्म लिखवाई थी। अब बात करते हैं एक ऐसे फंक्शन की जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कंटेन करता है, तो उसका आइलर फॉर्म क्या होगा, फिर उसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। तो सपोज अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किस फॉर्म में दे रखा है, ध्यान से देखो, a से b का मतलब आपका जो x है वो a से b के बीच में या क्लोज्ड इंटरवल a, b के बीच में। यहां पर हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन जो है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देता हूं, मींस x y और कितना है y डबल डैश y डबल ट्रिपल डैश इस तरह से, और इसका ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको क्या करता है, कंटेन करता है। ये मेरे पास में फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए जो आइलर फॉर्म होती है, हम कहें कि आइलर इक्वेशन होती है, वो आइलर इक्वेशन आपके पास में क्या होती है, ध्यान से देखो, सिंपल सा है। हमने क्या लिखा था वहां पे, हमने पहला पार्ट लिखा था जो हमारी आइलर इक्वेशन थी, जब यहां पर वाई डेस तक कंटेन करता था, सबसे पहले उसको तो लिखेंगे। तो कितना था, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई, माइनस कितना था आपके पास में डी ओवर डी एक्स, और ब्रैकेट में कितना था डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेस। अब ध्यान से देखो, जब यहाँ पर वाई डेस है तो यहाँ पर कितना सिंपल सा dx आ जाएगा, जब यहाँ पे वाई डबल डेस होगा तो क्या हो गया, dx स्क्वायर आ जाएगा, मींस डबल डेरिवेटिव करना होगा। इसी रिलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाओगे तो माइनस के बाद में आपको क्या लिखना है, प्लस। अब कितना हो गया, d2 ओवर dx स्क्वायर, ध्यान से देखना, ये कितना हो गया डेल्टा एफ ओवर, और ये कितना हो जाएगा डेल्टा, अब कितना आ जाएगा वाई डबल डेस। अब कितना आएगा, माइनस आएगा, और इस तरह से चलता जाएगा, और लास्ट टर्म हम क्या लिखेंगे, n के फॉर्म में -1 टू द पावर n। यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास में dn ओवर कितना लिख देंगे इसको dxn, और कितना हो जाएगा डेल्टा f ओवर डेल्टा y, और कितना ये nth डेरिवेटिव इक्वल टू कितना होना चाहिए, ये आपके पास में होती है आइलर इक्वेशन। और कब लिखते हैं ये आइलर इक्वेशन, जब आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन nth ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करता है, कंटेन करता है या उसके अंदर इन्वॉल्व करता है।
ये आपके पास में हो गया। हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको केवल ये दिया हुआ है, तो इस केस में आपके पास में जो आइलर इक्वेशन होगी वो आइलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहां से लेकर के क्या होगा, केवल यहां तक का पोर्शन। तो कितना हो गया, डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई माइनस डी ओवर डी एक्स और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा वाई डेस और प्लस कितना होगा डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर और डेल्टा एफ ओवर डेल्टा कितना वाई डबल डेस। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। चेक करते हैं कौन से ऑप्शन के अंदर आपके पास में है ये। आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है। तो ये जस्ट आपके पास में आइलर इक्वेशंस पूछी थी। कब पूछी थी, जब आपके पास में आपका फंक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को क्या करता है, कंटेन करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 28 को आसानी से ऑप्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम में इसको केवल ऑप्शन से ही सॉल्व करना था, क्योंकि प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, और मैं इसको बताऊंगा कि प्रॉपर मेथड से भी कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सबसे पहले देखो आपके पास में एक इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन आपके पास में क्या है, 0 से लेकर के 1 तक। अब a और b की वैल्यू 0 से, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 है। आपके पास में y डिस स्क्वायर और कितना है dx आपके पास में है, और y ऑफ 0 कितना है 1, और आपके पास में y ऑफ 1 जो है वो कितना है 6। और यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है 0 से 1, और y dx की वैल्यू जो है वो कितनी है आपके पास में 3। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अगर आपके पास में इस तरह से है तो इस फंक्शन की जो एक्सट्रीमम कर्व होगा, ये जो हम बात करें कि इसका जो एक्सट्रीमम कर्व होगा, इसको सॉल्व करने पर जो आपके पास में या तो मैक्सिमम होगा या जो मिनिमम होगा, वो कर्व कौन सा होगा, y ऑफ x के फॉर्म में आपको आंसर दिया। अब देखो एग्जाम में इसको कैसे करना था। एग्जाम में आपको क्या करना था, जस्ट आपको ऑप्शन चेक करना था। जब भी इस तरह की आपके पास में बीवीपी या आईवीपी इस फॉर्म में, अभी फिलहाल आपको बीवीपी दिया हुआ है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, 0 और 1 पे डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से आपके पास में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हो या कुछ कंडीशंस दी हो, कुछ कांस्टेंट्स दी हो, तो हम क्या करते हैं, हमारे ऑप्शंस में सीधे पुट करके देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम x के वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए। क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही, कितनी आ रही है, x = 0 पर y की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 और 3 की। जब ऑप्शन नंबर 2 और 3 में y ऑफ 0 रखते हैं तो मेरे पास दोनों केस में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। y ऑफ 1 रखते हैं तो मींस x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन में दोनों में मुझे कितना मिला, 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, और दूसरे में 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6। मींस दोनों ही ऑप्शन जो है इन दोनों कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब बची कौन सी कंडीशन, ऑफ कोर्स दिस। ये कंडीशन ऑफ कोर्स क्या होगी, दोनों में से एक फंक्शन को सेटिस्फाई करेगी। चेक करते हैं y का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, और 0 से 1 लिमिट लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर जब इंटीग्रेट करेंगे तो x² का कितना होगा, x³ / 3 से 3 कैंसिल आउट। x का कितना होगा, x² / 2 2 से 2 कैंसिल आउट, और 1 का कितना हो जाएगा x। मींस क्या क्वांटिटी बच गई, x³ + x² + 1। और 0 से 1 के अंदर जब इसकी लिमिट पुट करते हैं तो ध्यान से देखो, 0 से 1 में जब आप इसकी लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 + 1 + 1 कितना आ गया 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो इन दोनों को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इस तरह से भी आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो, 1 मिनट के अंदर आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं इसके प्रॉपर मेथड की। सबसे पहले समझते हैं, अगेन आपको क्या दिया हुआ है, एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, और उस इंटीग्रेशन की आपको क्या निकालनी, एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए दिया हुआ है, उसके कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन ध्यान देखो आपके पास में ये कंडीशन और दी हुई है, और ये कंडीशन जो है आपके पास में दी हुई है कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 3। इसका मतलब एक फंक्शन का एक्सट्रीमम वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। कुछ आपने पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा के अंदर, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मान लेते हैं मेरे पास में कोई फंक्शन है y = f(x), इसके एक्सट्रीमम वैल्यू आपको निकालनी होती थी। चाहे इसके हम एक्सट्रीमम वैल्यू की बात करें, आपने इस तरह से पढ़ा होगा डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर, f ऑफ x और y आपके पास में कोई फंक्शन है, इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है, चाहे तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लेकिन आपके पास में कुछ कंडीशन दे देते हैं, g ऑफ x y, सपोज आपके पास में क्या है, कुछ कांस्टेंट c है।
इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो वहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर को। और लैग्रेंज मल्टीप्लायर से हम क्या लिखते हैं, एक नया फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं जिसको मैं लिख लेता हूं फाई, और फाई कितना होता है एफ प्लस कितना लेमड़ा जी। और इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब फाई के लिए हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, लेमड़ा की वैल्यू निकाल करके वहां पर पुट करते हैं, पुट करने पे हमारा आंसर आ जाता है। ये वहां पे एक मेथड है जो डिफरेंशियल कैलकुलस में यूज करते हैं। अब देखो काम हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम इसकी एक्सट्रीमम वैल्यू निकालने और एक कंडीशन दी हुई है, तो अगेन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लैग्रेंज जो मल्टीप्लायर है उस लैग्रेंज मल्टीप्लायर को यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जो हमारा जी बन जाएगा वो जी मेरे पास में ये हो गया, और मेरे पास में एफ कितना हो गया, ये हो गया। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। और लैग्रेंज मल्टीप्लायर को जब हम यूज करते हैं तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन कंसीडर करते हैं, और नया फंक्शन जो फाई है वो कितना ले लेते हैं एफ। ये मेरे पास में कितना एफ और कितना हो गया लेमड़ा और कितना हो गया जी। एफ की वैल्यू जो है आपके पास में कितनी हो गई वाई डी स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया ये आपके पास में लेमड़ा, और जी की वैल्यू कितनी हो गई ये आपके पास में कितनी दी हुई है, ये वैल्यू हो गई। ये कंडीशन आपने मान ली, ये फाई मान लिया। अब आपको क्या करना, वही काम जो आप कैलकुलस और वेरिएशन के अंदर एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए करते हो वो सारा काम आपको फाई के लिए करना है। फाई के लिए करना है मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर आइलर इक्वेशन लिखोगे, किसके लिए, फाई के लिए। फाई के लिए जब आइलर इक्वेशन लिख रहे हो तो ध्यान से देखो आइलर इक्वेशन आपके पास में क्या होगी, उस आइलर इक्वेशन को हमें क्या करना, सोल्व करना है। आइलर इक्वेशन क्या होती है आपके पास में, आइलर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा फाई अवर डेल्टा वाई माइनस कितना होगा डी अवर डी एक्स, और कितना हो जाएगा ये डेल्टा फाई अवर डेल्टा वाई डेस इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या होगी, आइलर इक्वेशन। फाई की वैल्यू को जस्ट आपको पुट करना है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ से कितना आ गया, सिर्फ लेमड़ा, माइनस कितना हो गया डी अवर डी एक्स, डेल्टा फाई अवर डेल्टा वाई डेस के रिस्पेक्ट में करोगे कितना हो गया 2 वाई डेस इक्वल टू कितना आ गया 0। सिंपल से जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशिएट करके। ध्यान से देखो ये कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में लेमड़ा, और माइनस के जब वाई डेस का एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, वाई डेस क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में वापस करोगे कितना हो गया 2, और कितना हो गया वाई डबल डेस इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये आपके पास में हो गया, और इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, लेमड़ा इक्वल टू कितना हो गया 2 वाई डबल डेस। हम क्या करेंगे, जस्ट इसको क्या करते जाओ, इंटीग्रेट करते जाओ। जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ कितना हो गया 2 वाई डेस, और यहाँ कितना हो गया लेमड़ा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्लस कॉन्स्टेंट मान लेते हैं C1। एक बार इसको और इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो गया आपके पास में 2 टाइम्स वाई, और ये कितना हो गया लेमड़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस कितना हो गया C1 एक्स, और प्लस कितना हो गया C2। बस आपको कुछ नहीं करना, ये आपके पास में फंक्शन आ गया। ये फंक्शन आपके पास में है, 2 कंडीशन 3 कंडीशन आपको दी हुई है। देखो यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट है 3, लेमड़ा C1 और C2, और कंडीशन कितनी है 3, ये और ये तीनों को सेटिस्फाई कराते हैं। जैसे आप तीनों को सेटिस्फाई कराओगे आप करवा लेना, इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक बार इस कंडीशन को रखते हैं, एक बार इस कंडीशन को रखते हैं, एक बार इस कंडीशन को रखते हैं, तो जैसे तीनों कंडीशन को अप्लाई करते हैं, मींस y ऑफ 0 को कितना रखना 1, y ऑफ 1 को कितना रखना 6, एंड आपके पास में 0 से 1 के बीच में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना, और y dx की जो वैल्यू है वो कितने रख देना 3। जैसे आप रखते हो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, और प्लस कितना आ गया 1। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपके पास में हो जाएगा 2। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके पास में इस सेक्शन में जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे, वो सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से थे। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन जो होता है वो एक तरह से हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं किसकी, जब आपके पास में फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया, उसके लिए हम आइलर इक्वेशन को यूज करते हैं। और मैंने 3 तरह के आइलर इक्वेशन आज आपको इसके अंदर बताइए। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 28। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से। आज वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।